मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जो शायरी हमने पढ़ी वो शायरी इस वक्त राहुल गांधी पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई देखने का रोमांच किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं रहा। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए लगभग वैसा ही रहा। सब अपने अपने तेवर, सबके अपने अपने भौकाल, वो सब देखने को मिला जो पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला। सदन को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में नेता प्रतिपक्ष मिला। खास बात यह है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते ही कुछ अलग ही लुक में दिखे। लगातार राहुल गांधी को आप जब भी देखे होंगे तो वो व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट पैंट या ब्लैक पैंट में अक्सर दिखते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी पूरा नेताजी के लुक में दिखे। राहुल गांधी कुर्ता और पैजामा में सदन में पूरे भौकाल के साथ एंट्री मार रहे हैं। ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि पहले राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में दिखते थे। भारत जोड़ो यात्रा देख ले या कोई भी तस्वीर राहुल गांधी की आती थी तो सादी सी व्हाइट टी शर्ट में राहुल गांधी देखे जाते थे। लेकिन इस वक्त जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में सदन में प्रवेश किए तो वो पूरे कुर्ता पैजामा के साथ दिखे। लोग कहें कि अब राहुल गांधी जो है नेताजी के लुक में आ गए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह आक्रामक दिखी। याद कीजिए, एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से जब पत्रकार ने सवाल किया कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि कौन राहुल, किस राहुल की आप बात कर रहे हैं। आज उसी राहुल को परंपरा के हिसाब से स्पीकर से मोदी जी ने मिलवाया और चेयर तक साथ ले गए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह जो वीडियोस में आपको दिखेगा कि राहुल गांधी को जो है कि परिचय जो है उनसे कराते हैं कि ये मिलिए, ये है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं। और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जो है स्पीकर को चेयर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि परंपरा है इस तरीके से कि सदन में जो प्रधानमंत्री होते हैं और नेता विपक्ष होते हैं वो स्पीकर को चेयर तक साथ लेके जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री कल तक कहते थे कौन राहुल, आज उन्हें भी पता चल गया कि ये कौन राहुल है। उनको भी अच्छे से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पहचान रहे थे। इस सब के साथ 48 साल से चली आ रही परंपरा भी टूट गई। पता है आपको, कभी भी जब से चुनाव हुए देश में, जब से देश आज़ाद हुआ और सदन चला, आज तक के इतिहास में जब 17 लोकसभा गुजर गई, लेकिन आज 18वीं लोकसभा में वो परंपरा टूट गई जो हमेशा चली आ रही थी। कभी भी विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार स्पीकर के रूप में किसी को नहीं उतारता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार उतार दिया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला जो है वो उम्मीदवार रहे। तो ये जो 48 साल का जो परंपरा चली आ रही थी जिसे नहीं टूटना चाहिए था, वो भी किसी के अहंकार और किसी के इसके कारण जो है टूट गई। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ओथ लिए थे उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम साथ लेके चलना चाहते हैं। पर अब क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि देश को आगे तरक्की करना है तो हम साथ लेके चलना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए और हम आपका साथ देंगे, इस तरह की बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 48 साल पुरानी परंपरा को तोड़ देते हैं। और जो उनका मांग था विपक्ष का कि डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारी तरफ से दिया जाए, उसको पूरा नहीं करते। याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तब भी डिप्टी स्पीकर जो है बीजेपी को बनाया गया था, बीजेपी को डिप्टी स्पीकर दिया गया था। और नेहरू की सरकार की बात करें तो मंत्री भी जो है वो विपक्ष की तरफ से बनाए जाते रहे। इस तरह का जो रवैया है, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस सरकार सत्ते में रहती थी, तो वो इस तरह का रवैया उनकी तरफ से दिखने को मिलता था। लेकिन एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी शब्दों में तो ये कहते हैं कि हम साथ लेके चलेंगे, हमारा साथ दीजिए, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर मांगा गया तो डिप्टी स्पीकर नहीं मिला। जिसका कारण है कि जो 48 साल की परंपरा थी, जो 48 साल से चीज़ें चली आ रही थी, वो इस वक्त जो है बदल गई। इस वक्त वो परंपरा टूट गई। वही ओम बिरला के स्पीकर बनाने को लेकर भी सोशल मीडिया पे विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग लिख रहे हैं कि ओम बिरला जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, जबकि जो चेयर पे बैठता है, जो स्पीकर होता है, उनको किसी पक्ष से और विपक्ष से मतलब नहीं होता। उनको सुचारू रूप से सदन चलाना होता है निष्पक्ष होकर के, लेकिन उनका जो झुकाव है पूरी तरह सत्ता पक्ष की तरफ रहता है। तो इनका भी विरोध हो रहा है। इमरजेंसी का जिक्र, राजनीतिक एजेंडा चला रहे, इस तरह की बातें हो रही थी, क्योंकि सदन में जो आज स्पीकर ने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया तो उसको लेकर के भी जो विपक्ष है उसने कहा कि आप जो है सत्ता पक्ष की जो राजनीति चली आ रही है, जो उसको लेकर के आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह की बात जो है विपक्ष के सांसद जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि कोई इमरजेंसी की चर्चा आप कर रहे हैं तो इसे तो विपक्ष का ये एजेंडा है और आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी आप कहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं।
तो इस तरह की चीज़ें आज देखने को मिली। वहीं संजय राउत राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इस पे जो है कटाक्ष करते हुए, इस पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी से बुरा हाल अभी हुआ है जो ओम बिरला ने 100 से ज़्यादा सांसदों को निष्कासित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बनने पे क्या बोले राहुल गांधी, सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं 18वीं लोकसभा के सत्र को लेकर, वो एक नज़र डाल लेते हैं। हमने पहले ही कहा अलग अलग तेवर 37 सांसद वाले अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं स्पीकर से, वो भी एक बार एक वीडियोस में सुने। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। वहीं पप्पू यादव जो है वो जब शपथ लेने जाते हैं तो उनकी तूतू में जो है सामने बैठे किरण रिजिजू से हो जाती है। वो क्या कह रहे हैं वो एक बार सुन ले। वो किस तरह से झड़प जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है फड़िया लेने के मूड में पप्पू यादव भी दिखे। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। वहीं ओवैसी हैं, उनको आप देखें फिलिस्तीन जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगा दिया। तो तमाम चीज़ें जो है आज देखने को मिली और बड़ा दिलचस्प रहा। इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं था 18वीं लोकसभा का ये तीसरा दिन, ये जो सत्र आज चला। वही देखिए रितु चौधरी हैं जो स्पोक पर्सन है, वो क्या लिख रही हैं, कांग्रेस की हैं। वो लिख रही हैं आखिर ओम बिरला जी की क्या उपलब्धियां हैं जो उनको दोबारा स्पीकर बनाया गया। क्या 150 सांसदों को एक दिन में निलंबित करना या जब राहुल गांधी जी बोल रहे हो तो उनके ऊपर से कैमरा हटा देना, क्या ये उपलब्धि है? तो वो भी एक सवाल उठा रही है, क्योंकि ओम बिरला को लेकर के लगातार जो है लोग सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, चाहे नेता हो चाहे कोई यूजर्स हो, वो विरोध कर रहे हैं। तो एक ये ट्वीट जो है रितु चौधरी का रहा। दूसरा आगे ट्वीट आपको बताते हैं लोग क्या कह रहे हैं, इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। वही देखिए एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं लोकसभा अध्यक्ष की सम्मानित कुर्सी पर इन महोदय को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि इनमें लोकतंत्र के मूल्य का स्वार्थ अभाव है। तो ये चीज़ जो है अनिल हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के एक जो लोग हैं, यूज़र्स हैं, पत्रकार हैं, कुछ राजनीतिक पंडित हैं, उनके अंदर में भी है कि ओम बिरला पहली पसंद भी एनडीए के लिए क्यों रहती है। क्या इसलिए जो उन्होंने 100 सांसद से ज़्यादा को जो है निलंबित कर देते हैं सदन से एक बार में, तो कि क्या ये उपलब्धि इनकी है? इस तरह के लोग तमाम यूज़र्स लिख रहे हैं और आपको यूज़र्स क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया एक बार वो देख लीजिए। आवर राहुल गांधी इज नाउ नेता प्रतिपक्ष इन लोकसभा। धन्यवाद राहुल जी, आपने इस संवैधानिक पद को स्वीकार के देश के लोकतांत्रिक मजबूती के लिए और एक कदम आगे बढ़ाए। हम सब आपके साथ, हम सब एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये संजय राउत है, राज्यसभा सांसद है वो है। और तमाम जो चीज़ें जो है कांग्रेस देखिए एक चीज़ वायरल हो रही है, जो जननायक बताया जा रहा है राहुल गांधी को, क्योंकि वो इसमें जो प्रोम्प्टर स्पीकर थे उनसे हाथ मिला रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनके साथ जो खड़े हुए उनसे हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि समानता और सम्मान इसे कहते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें वायरल हो रही है। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए उसके बाद राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर एक नज़र डालिए। सवाल ये नहीं कि सदन कितनी कुशलता से चलता है, सवाल यह है कि सदन में देश की कितनी आवाज़ सुनी जा रही है। इसलिए विपक्ष की आवाज़ को बंद कर सदन को कुशलतापूर्वक चलाना एक और लोकतांत्रिक विचार है। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारत के लोग विपक्ष से इस देश के संविधान की रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। तो ये राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बन गए उसके बाद उनका ये बयान आया है और आपको बताते हैं। वहीं इन सब ट्वीट के बीच एक ट्वीट जो है वो बड़ा मज़ेदार है, वो देखिए। एक जो अकाउंट है उन्होंने लिखा है 2 मिनट साइलेंट फॉर देम एज दे गॉट ऑलमोस्ट नथिंग। नीतीश कुमार और नायडू की तस्वीर जो है पोस्ट करके उन्होंने ये लिखा है। तो ये भी सवाल है उठने वाला है कि नीतीश नायडू को क्या मिला। लोग कह रहे थे कि नायडू को जो है स्पीकर मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला। नीतीश कृषि मंत्रालय की बात कर रहे थे, रेल मंत्रालय की बात कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए जो है ये घड़ी जो है बहुत मुश्किल घड़ी है कि एक तरफ है जो सदन में विपक्ष की जो तादाद बढ़ गई है, दोगुनी तादाद से जब विपक्ष वहां पे पहुंचा हुआ है, उसको कंट्रोल करना, दूसरी तरफ जो अपने घटक दल है, जो घटक दल साथ में रह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा इनको कंट्रोल करना, कि जो क्योंकि ये घसक जाएंगे, क्योंकि इनकी तमाम मांगे को पूरी करनी होगी। क्योंकि नीतीश कुमार भी हैं, वो भी विशेष राजकीय दर्जा की मांग कर रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा जब 29 को नीतीश कुमार एक दिल्ली में बैठक करेंगे तमाम सांसदों के साथ, तमाम मंत्री विधायकों के साथ, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें वो
क्या कुछ फैसला लेंगे, तो ये देखने की दिलचस्पी होगी क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लगभग कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार और टीडीपी जो है वो अहम घटक दल है, इनको जिस तरीके से इग्नोर किया गया इन तमाम मामलों में, ये कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो इनको इग्नोर करना बीजेपी के लिए कहीं महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। 29 जुलाई को जो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार जब बैठक करेंगे, क्या नीतीश कुमार कुछ फैसला ले रहे हैं, क्या नीतीश कुमार कुछ फैसला ले चुके हैं, ये तमाम चीज़ें पता चल जाएगी। महज 2 दिन का समय है, इंतज़ार कीजिए और देखिए कि क्या कुछ फैसला होता है। नीतीश कुमार की उस बैठक पे कांग्रेस की भी नज़र है, नीतीश कुमार की उस बैठक पे बीजेपी की नज़र है, हमारी भी नज़र है और आपकी भी नज़र इस पे बनी रहे। जो भी खबर निकल के आता है आपको विस्तार से बताते हैं, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियोज़ में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।